जब भी सौरभ और स्नेहा की जिस्मानी भूख सिर उठाती, वे एक दूसरे में डूब जाते। हर मुलाकात, हर स्पर्श उन्हें एक नए जुनून की गहराई में ले जाता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने स्नेहा की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। एक कड़वे एहसास ने उसकी रूह तक को हिला दिया और उसी पल उसने तय कर लिया, अब इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। दिल्ली की तेज़ रफ्तार जिंदगी में सौरभ नया था। छोटे शहर से आया यह लड़का सपनों की दुनिया में कदम रख चुका था, मगर सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। 21 साल का सौरभ अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आया था। एक साधारण परिवार से होने के कारण उसका मकसद साफ था, अच्छी पढ़ाई करके एक शानदार नौकरी पाना। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसकी हैसियत के हिसाब से किराए पर घर मिलना आसान नहीं था, और ऊपर से जब आप कुंवारे भी हो। कई मकान मालिकों ने उसे मना कर दिया। फिर एक दिन उसे एक पुराना बंगला दिखा। वहाँ एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी, जो अपनी बहू स्नेहा के साथ अकेली रहती थी, उसे किराए पर रखने को तैयार हो गई। उनका बेटा राकेश विदेश में कुछ अपना काम करता था और वहाँ से कभी कभार ही पैसे भेजता था। बेटा, तेरे यहाँ रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और राकेश की कमी भी महसूस नहीं होगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। सावित्री देवी ने सौरभ को एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी आंटी, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सौरभ ने आदर से कहा। उसकी रहने और खाने की समस्या इतनी आसानी से हल हो जाएगी, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तक वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता था। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गई। अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सौरभ ही उन्हें लेकर गया। और अब जब वह अस्पताल से घर लौट रहा था तो अचानक बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी से घर पहुंचा ताकि उसकी किताबें भीगने से बच जाएं। लेकिन जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। स्नेहा लाल साड़ी पहने बरसात में भीग रही थी। उसकी साड़ी बदन से चिपक चुकी थी और बारिश की ठंडी बूंदें उसके उभरे हुए सीने और कमर पर पड़कर उसे और भी आकर्षक बना रही थी। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी औरत को इस तरह नहीं देखा था। तुम कब आए? स्नेहा हड़बड़ाई, लेकिन सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें स्नेहा के भीगे बदन पर टिक गई। स्नेहा का बदन सिहर उठा। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अगले ही पल जैसे किसी जादू के असर में स्नेहा दौड़कर सौरभ के चौड़े सीने से जा लगी। सौरभ ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह भी इस बहाव में बह गया। उसकी गर्म सांसें स्नेहा के गालों को झुलसाने लगी। उसने धीरे से स्नेहा की कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके होंठ धीरे धीरे पास आए और फिर तड़पते हुए एक दूसरे में समा गए। स्नेहा ने खुद को पूरी तरह सौरभ के हवाले कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सौरभ ने उसके भीगे हुए बालों को पकड़कर पीछे किया और उसकी गर्दन पर अपने गर्म होंठ रख दिए। उफ! सौरभ! स्नेहा के होठों से बस यही निकला। देह की इस आग में दोनों युवा बदन देर तक जलते बुझते रहे। जिस्मानी भूख की तपिश में वे कब कितनी दूर चले गए, इसका अंदाजा न सौरभ को था और न ही स्नेहा को। लेकिन जब वासना का तूफान थमा, तब अचानक हकीकत की एक सर्द लहर दोनों के बीच बह चली। चुप्पी गहरी हो गई और बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरों में लौट गए। सौरभ बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगा। तूने क्या कर दिया सौरभ? जिस घर में तुझे बेटे की तरह प्यार मिला, उसी घर की बहू के साथ तूने ये काम कर दिया। लेकिन उसके भीतर से एक और आवाज़ आई, मैंने कौन सा पहले शुरुआत की थी? स्नेहा खुद ही मेरी बाहों में आ गई थी, फिर मैं क्या करता। उधर स्नेहा भी बेचैन थी। आज एक अजनबी मर्द ने उसे वो सुख दिया था जो उसे अपने पति के साथ कभी नहीं मिला। लेकिन क्या ये सही था? नहीं, ये सब गलत था, बहुत गलत। उसने झटके से अपने ख्यालों को झड़क दिया, कपड़े बदले और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर किचन में जाकर चाय बनाई और ट्रे में 2 कप रखकर सौरभ के कमरे की ओर बढ़ गई।
कमरे के दरवाजे पर स्नेहा को देखकर सौरभ हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ ट्रे उसकी ओर बढ़ा दी। लो, चाय पी लो। इतनी देर तक बारिश में भीगने के बाद गर्म चाय पीना अच्छा रहता है, स्नेहा ने कहा और फिर वहीं पर बैठकर खुद भी चाय पीने लगी। सौरभ ने चाय का घूंट भरा। सच में चाय बेहतरीन बनी थी, और सिर्फ चाय ही नहीं, रात के खाने में भी स्नेहा ने उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाई थी। पनीर की सब्जी, दाल मखनी और उसके पसंदीदा गुलाब जामुन। सौरभ चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? स्नेहा हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वापस चली गई। अब यह सिलसिला हर रात चलने लगा। स्नेहा दबे पांव सौरभ के कमरे में आ जाती, कभी दूध का गिलास लेकर, कभी कोई और बहाना बनाकर। एक रात जब स्नेहा कमरे में आई तो उसने देखा कि सौरभ सिर्फ एक तौलिए में था। उसका मजबूत कसा हुआ शरीर और पसीने से चमकता बदन स्नेहा को मदहोश कर रहा था। आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, स्नेहा ने कामुक अंदाज में कहा और उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। रात भर उनके जिस्मों का संग्राम चलता रहा। स्नेहा अब पूरी तरह सौरभ की दीवानी हो चुकी थी। उसे अब अपने पति की याद तक नहीं आती थी। कुछ दिन बाद सावित्री देवी अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई। उन्होंने सौरभ की तरफ देखते हुए ममता भरी आवाज़ में कहा, बेटा, तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। उनकी आंखों में आभार था और उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले। इधर स्नेहा और सौरभ को लग रहा था कि अब सावित्री देवी के घर लौटने के बाद शायद उनके बीच की नज़दीकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन देह की भाषा जब सरहदों को पार कर जाती है तो फिर एक ही घर में छिपकर मिलने में क्या मुश्किल होती। अब हालात ऐसे हो गए थे कि जब भी सौरभ की चाहत जागती, वह स्नेहा को अपने कमरे में बुला लेता और दोनों देह की प्यास बुझाने में डूब जाते। स्नेहा भी इस सुख को पाने में पीछे नहीं थी। पति की गैर मौजूदगी में उसकी देह जिस संतोष की प्यासी थी, सौरभ उसे पूरा कर रहा था। लेकिन सुख कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ दुख और परिणाम भी लेकर आता है। स्नेहा का इस संबंध धीरे धीरे सौरभ को बेलगाम बना रहा था। अब वह हर बात पर अपनी मनमानी करने लगा था। स्नेहा उसके लिए सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने वाली मशीन बन गई। पहले जहाँ उसके स्पर्श में चाहत थी, अब वहाँ हक जताने का अहंकार था। सौरभ अब पति की तरह हुक्म देने लगा। एक दिन हद तब हो गई जब उसने गुस्से में स्नेहा पर हाथ तक उठा दिया। उस रात स्नेहा बहुत देर तक सोचती रही। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह प्यार था या सिर्फ जिस्म की भूख? अगली सुबह जब वह सौरभ के पास गई तो उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। सौरभ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा ठहर गया है। स्नेहा की आवाज़ कांप रही थी। सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही सौरभ, ये सच है, स्नेहा ने घबराते हुए कहा। सौरभ गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम पागल हो गई हो? अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। स्नेहा आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। तुम्हारी जिंदगी? सिर्फ तुम्हारी? और क्या? मैं अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मेरा करियर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा पति, वो क्या करेगा? स्नेहा दर्द से हंस पड़ी। जब मेरा जिस्म चाहिए था तब तुझे कुछ याद नहीं आया? अब जब जिम्मेदारी आई तो सिर्फ खुद की सोच रहा है। मैं दवा ला दूंगा, लेकिन अब हमें सब कुछ खत्म करना होगा, सौरभ ने सख्त लहजे में कहा। स्नेहा सन्न रह गई। जिस आदमी के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, वो अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह प्यार था या सिर्फ जिस्म की भूख? रात को फिर जब स्नेहा सौरभ के पास आई तो उसने उसे धक्का देकर कहा, अब और नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। स्नेहा की आंखें भर आई। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पति को धोखा दिया, अपनी ही घर को बर्बाद कर दिया। उसी रात स्नेहा ने अपने पति को फ़ोन किया और कहा, तुम्हें अब और देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। राकेश ने वादा किया कि वह जल्द ही लौट आएगा। उधर सौरभ भी अब इस बोझ से मुक्त होना चाहता था।
अगली सुबह सौरभ ने घर छोड़ दिया। सावित्री देवी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन स्नेहा जानती थी कि यह जरूरी था। अब राकेश वापस लौट आया था और उसके साथ ही स्नेहा के गुनाहों की परछाइयाँ भी। लेकिन क्या बीते पाप सच में दफन हो सकते हैं, या फिर वे किसी न किसी मोड़ पर लौटकर अपना हिसाब मांग ही लेते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। नई कहानियों की अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधा राधा।